लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि एसआईआर अभ्यास का मकसद देश भर में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों में सटीकता और समावेशिता सुनिश्चित करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मुद्रण और प्रशिक्षण का कार्य 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। घर घर गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर को होगा। दावे और आपत्ति अवधि 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दाखिल की जाएंगी। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। शेड्यूल प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का घोषणा पत्र तैयार हो गया है। पटना में इसे कल जारी किया जाएगा। घोषणा पत्र में सबसे बड़ा वादा तेजस्वी यादव ने किया, जिसके तहत सरकार बनने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियां देने का संकल्प लिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 29 अक्टूबर से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस दिन मुजफ्फरपुर के सकरा और दरभंगा ग्रामीण में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन रैलियों में उनके साथ राजद नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव भी मंच साझा करेंगे। ये पहली बार होगा जब तेजस्वी को गठबंधन का चेहरा घोषित किए जाने के बाद दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे। हालांकि प्रियंका गांधी की इस कार्यक्रम में मौजूदगी अब टल गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि वे जल्द ही बिहार में चुनावी रैलियों के साथ लौटेंगी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है और महागठबंधन तीसरे नंबर पर है। वो कुछ भी कह दे, आप पिछले 5 दिन में तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कह रहे हैं। महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ देखने वाला कोई नहीं। अरुणाचल प्रदेश में पुलिस ने यौन शोषण और भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े दोहरे आत्महत्या मामले में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के पूर्व उपायुक्त तालो पोटोम को गिरफ्तार किया है। पापुमपारे की पुलिस अधीक्षक नीलम नेगा ने बताया कि दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी के विशेष सचिव पोटोम ने निर्जुली पुलिस थाने में समर्पण कर दिया। गुरुवार को यह मामला सामने आने के बाद से आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक का उद्घाटन किया। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गोवा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि पिछले दशक में मैरीटाइम समिट ने यह सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हमने जो गहरे संरचनात्मक सुधार किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। मित्रों, आज ये समिट जहां हो रही है, ये मुंबई, यहां पर विश्व प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है और
यह पल जो है इंडिया का मैरीटाइम मोमेंट है, जहां से यह गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ वर्ल्ड में बदलने का विचार मंथन इस समिट के अंदर होने वाला है। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हम जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। भारत की बात करें तो भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन। यूपी के हमीरपुर में एक गर्भवती को बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने यूपी सरकार पर एम्बुलेंस को बैलगाड़ी में बदलने का आरोप लगाया और विकास के उसके दावों पर सवाल उठाया। साथ ही सपा प्रमुख ने एक्स पर घटना का वीडियो भी साझा किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा के कुशासन ने एम्बुलेंस को बुल एंड्स बना दिया है। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस की जगह बैलगाड़ी चलने लगी है। क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बैलगाड़ी खींचेगी? जैसे एम्बुलेंस जो चल रही है वैसे ही अस्पताल चल रहे हैं। फोन मिलाओ, एम्बुलेंस आएगी कि नहीं आएगी पता ही नहीं है। हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा करके और अस्पतालों का इलाज अच्छा इंतजाम कर करके आपके गांव पे 15 या 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे आपका इलाज अच्छा हो जाए, किसी की जान नहीं जाए, किसी का पैसा खर्च नहीं हो। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में भारतीय रक्षा विनिर्माण सोसाइटी की वार्षिक बैठक में कहा कि हाल में पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी थीं कि युद्ध हमारे दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा था। हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में शांति और नियम कानून में अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। इसलिए उस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए हमें हर डोमेन को सावधानी से विश्लेषण करते हुए अपने कदम उठाने होंगे। और हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी थी कि युद्ध हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हालांकि हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मैं बस यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में पीस और लॉ एंड ऑर्डर में अनसर्टेनिटी तो बढ़ ही गई है। इसलिए उस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए हमें हर डोमेन को सावधानी से एनालाइज करते हुए अपने स्टेप्स उठाने होंगे। डिफेंस सेक्टर और वारफेयर आज जिन चेंजेस से गुजर रहा है, उनको स्वदेशीकरण के माध्यम से टैकल किया जा सकता है। और इस आह्वान के लिए एसआईडीएम से बेहतर मंच और कोई समझता हूं और कोई दूसरा मंच नहीं हो सकता है। और यह भी मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली दंगा साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई 31 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। ये मामला साल 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरन हैदर आरोपी हैं। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की ओर से समय मांगे जाने के बाद सुनवाई स्थगित की। हालांकि अदालत ने दिल्ली पुलिस की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का अतिरिक्त समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है और अब शुक्रवार यानी 31 अक्टूबर तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।